नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे भाषा के विविध रूप। ये हम व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत कर रहे हैं। भाषा के बारे में पहले भी मैं 2 वीडियो डाल चुकी हूँ, उनका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हम भाषा के जो अलग अलग रूप होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी भाषा का निर्माण करने के लिए या भाषा का सृजन करने के लिए मुख्यतः 4 प्रकार के आधारों का प्रयोग किया जाता है। वो 4 आधार कौन से हैं? पहला क्या है? ऐतिहासिक आधार पर भाषा का निर्धारण, यानी इतिहास में जो चली आ रही है उस भाषा में समय के अनुसार धीरे धीरे परिवर्तन होकर जो नई भाषा का निर्माण हुआ या नई भाषा का सृजन हुआ, जैसे कि संस्कृत थी, हमारी प्राचीन भाषा है। उसके पश्चात संस्कृत में परिवर्तन हुआ और पाली भाषा का विकास हुआ। उसके बाद प्राकृत, अपभ्रंश और तत्कालीन समय में जिस हिंदी का हम प्रयोग कर रहे हैं, ये इसी विकास का परिणाम है। यानी हमारे ऐतिहासिक आधार पर जो भाषा में परिवर्तन होते होते जो नया रूप विकसित हुआ, वो कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। इसी के अनुसार भौगोलिक आधार पर भी हम भाषा की संरचना कर सकते हैं। जैसे अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर, जैसे पंजाब के क्षेत्र में पंजाबी बोली जाती है, महाराष्ट्र के क्षेत्र में मराठी, बंगाल के क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा है उसे बंगाली कहते हैं, और गुजरात क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग की जाती है वो गुजराती के नाम से जानी जाती है। यानी भौगोलिक दृष्टि से को आधार बनाकर जिस प्रकार भाषा का नामकरण किया जाता है। उसके पश्चात है प्रयोगकर्ता के आधार पर, यानी प्रयोग करने वाले को ध्यान में रखते हुए भाषा का जो सृजन किया जाता है। जैसे कि जाति की भाषा, यानी किसी विशेष जाति की जो भाषा है वो उससे जुड़ी होती है। जैसे हरियाणवी जाति के जो लोग हैं वो हरियाणवी भाषा बोलते हैं, पंजाबी जाति के जो लोग हैं वो पंजाबी भाषा बोलते हैं। इसी प्रकार साहित्य की भाषा, चाहे अंग्रेजी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, यानी साहित्य को अगर हमें साहित्य लिखना है तो उस साहित्य लेखन के लिए जिस भाषा का हम प्रयोग करेंगे वही हमारी मुख्य भाषा बन जाएगी। इसी प्रकार राज्य की भाषा या व्यवसाय की भाषा, राज्य में अगर किसी भाषा विशेष का प्रयोग किया जाता है तो वो राज्य की भाषा बन जाती है। और व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए जिस भाषा का हम अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए हम जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो व्यावसायिक भाषा बन जाती है। यानी हमें भाषा का प्रयोग किस दृष्टि से करना है, किस कार्य के लिए करना है, उसके आधार पर भी भाषा की संरचना होती है। निर्माता के आधार पर, यानी भाषा को निर्माण करने वाला कौन है, भाषा का निर्माता कौन है। अगर भाषा का निर्माता समाज है, यानी समाज के लिए जिस भाषा का निर्माण किया जा रहा है, तो वो भाषा कौन सी होगी? वो परंपरागत भाषा है। यानी परंपरागत रूप से हम उस भाषा का प्रयोग करते हैं। हमारे समाज में पहले हमारे दादा ने, फिर पापा ने, फिर हमने, और आने वाले समय में हमारी जो नई पीढ़ियां हैं वो इसी प्रकार भाषा के परिवर्तन को स्वीकार करती है और परंपरागत भाषा का प्रयोग करती है। अगर वो व्यक्ति विशेष की भाषा है तो वो कृत्रिम भाषा मानी जाती है। व्यक्ति विशेष की भाषा कैसे? जैसे किसी गुप्त कार्य के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी गुप्तचर के द्वारा, या जैसे अलग अलग प्रकार की कोई क्रांति उत्पन्न करनी है समाज में, देश में, तो वो अपनी किसी भाषा का कुछ एक शब्दों का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं कि वो गुप्त भाषा होती है। और वो भाषा कैसी होती है? वो कृत्रिम होती है। स्वाभाविक रूप से उसका विकास नहीं होता। समाज का इस भाषा से कोई लेना देना नहीं। इस भाषा का लेना देना या इस भाषा का संबंध केवल व्यक्ति विशेष से होता है, जो किसी विशेष कार्य को ध्यान में रखकर इस भाषा का निर्धारण करता है। यानी भाषा का निर्माणकर्ता कौन है, उसके आधार पर भी भाषा का विकास होता है। तो ये मुख्य आधार हैं। और ये कितने आधार हैं? 4 आधार हैं जिससे कि भाषा के अलग अलग रूप विकसित हुए हैं। अलग अलग भाषा का जो विकास हुआ है वो इन्हीं 4 आधारों को ध्यान में रखकर किया गया है। आइए अब जानते हैं कि भाषा के अलग अलग रूप कौन से हैं। देखिए, भाषा के विविध रूपों में सबसे पहले हमने यहाँ ली है उपबोली। उपबोली का मतलब क्या है? यानी स्थानीय भाषा या स्थानीय बोली। भाषा का यह रूप भूगोल पर आधारित है। भूगोल यानी क्षेत्र विशेष पर आधारित है, यानी ये सीमित नहीं है
विकसित नहीं है, बहुत ज़्यादा फैलाव नहीं होता इसमें। ये एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली होती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। एक बोली के अंतर्गत कई उपबोलियां होती है। अर्थात जैसे हरियाणा के बारे में हम अगर बात करें तो हरियाणा का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत या फैला हुआ है, यानी हरियाणा प्रदेश के अंतर्गत कई प्रकार की उपबोलियां हैं। हरियाणा की मुख्य बोली अगर हम हरियाणवी माने, हरियाणा की मुख्य बोली कौन सी है? हरियाणवी। लेकिन उस हरियाणवी के अंदर भी अनेक उपबोलियां हैं। जैसे हम सिरसा के आसपास के प्रदेशों की बात करेंगे तो यहाँ बागड़ी बोली जाती है। रोहतक के पास अगर रोहतक साइड की बोली की बात करेंगे तो वहाँ जो बोली जाती है वो देशवाली बोली जाती है, रोहतक हिसार के आसपास। या इसी प्रकार बांगरू बोली जाती है। तो ये कौन सी है? या जहाँ जो हमारा गुड़गांव का इलाका है या उसके आसपास का अहीर क्षेत्र है, वहाँ पर अहीरवाटी बोली जाती है। यानी जो क्षेत्र विशेष एक क्षेत्र में अलग अलग भूगोलिक दृष्टि के आधार पर जो जातियां हैं वो अपनी अपनी उपबोलियां निर्धारित कर लेती है और एक बोली के अंतर्गत कई उपबोलियां शामिल हो सकती है। यानी एक बोली के अंतर्गत कई उपबोलियां होती है। बोली यहाँ कौन सी है? हरियाणवी। और इसकी उपबोलियाँ कौन सी है? जैसे बांगड़ू है, बागड़ी है, देशवाड़ी है, अहीरवाटी है। यानी हरियाणवी बोली में अनेक उपबोलियाँ शामिल है या सम्मिलित है, जैसे बांगरू, बागड़ी, देशवाड़ी और अहीरवाटी। इन सभी उपबोलियों का जो क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से सीमित क्षेत्र है और ये आती किसके अंतर्गत है? हरियाणवी बोली के अंतर्गत। तो उपबोली क्या है? ये भौगोलिक दृष्टि पर आधारित है और इसका क्षेत्र क्या है? सीमित होता है। ये आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दूसरा जो रूप है वो क्या है? बोली। बोली में क्या है? उपबोलियों का एक सामूहिक रूप बोली है। जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हरियाणा की मुख्य बोली क्या है? हरियाणवी है और उसमें उपबोलियाँ कौन कौन सी है? जैसे देशवाड़ी, बागड़ी, अहीरवाटी। तो जब देशवाड़ी, बागड़ी, अहीरवाटी, बांगरू इन सबको जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वो बोली बन जाएगी। बोली कौन सी? हरियाणवी। या अन्य प्रदेशों की, देखिए मैं बार बार यहाँ हरियाणवी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम हरियाणा प्रदेश से विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, तो हमें यहाँ के बारे में थोड़ा ज़्यादा पता है बाकी अन्य प्रदेशों से, तो इसीलिए मैं बार बार इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी प्रकार राजस्थान की अगर हम बात करें, मुख्य वहाँ पर क्या है? बोली, मुख्य बोली राजस्थानी है, लेकिन उसमें भी अनेक उपबोलियाँ शामिल हैं। एक भाषा क्षेत्र में कई बोलियां होती है, जैसे हिंदी क्षेत्र में हरियाणवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि। यानी एक भाषा क्षेत्र में बोली का बड़ा रूप क्या है? भाषा है। भाषा कौन सी है? जैसे मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी में हरियाणवी, ब्रज, अवधी, भोजपुरी ये बोलियां हैं जो हिंदी में शामिल है। यानी एक क्षेत्र में कई बोलियां होती हैं। इसे विभाषा या उपभाषा भी कहते हैं। यानी बोली का दूसरा नाम क्या है? वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिया जाता है, तो बोली का दूसरा नाम क्या है? विभाषा या उपभाषा भी हम इसे कहते हैं। किसी बोली विशेष का प्रयोग जब साहित्य या राजनीति में किया जाता है तो वो भाषा के स्तर पर पहुंच जाती है। यानी जैसे मान लीजिए जो ब्रज बोली है, ब्रज बोली का प्रयोग किसने किया था? सूरदास ने किया। तो ये क्या हुआ? इसमें साहित्य की रचना की जाने लगी तो ब्रज भाषा बन गई। इसी प्रकार हरियाणवी जो बोली है इसमें भी धीरे धीरे साहित्य की रचना की जाने लगी। अनेक उपन्यास लिखे गए, नाटक लिखे गए, नुक्कड़ नाटक लिखे गए, यहाँ तक कि इस पर फिल्म भी बनी, इस भाषा में फिल्में भी बनाई गई। तो क्या है? हरियाणवी भाषा बन गई। यानी जब किसी बोली का प्रयोग साहित्य में किया जाए या फिर राजनीति में, जैसे हिंदी है ये मध्य देश की भाषा है, लेकिन धीरे धीरे इसका प्रयोग जब राजनीति में होने लगा तो वो जो हिंदी बोली थी क्षेत्र विशेष से जुड़ी हुई थी वो धीरे धीरे भाषा के रूप में बदलती चली गई और वो अब कौन से स्तर पर है? वो भाषा के स्तर पर पहुंच गई। तो इसमें क्या है कि जब
बोली का प्रयोग साहित्य और राजनीति में किया जाने लगे तो उसमें क्या होगा, उसमें शब्दों का विकास होगा, उसमें अनेक शब्द शामिल हो जाएंगे और इसके साथ साथ क्या होगा, क्षेत्र का भी विकास होगा। तो इससे वो भाषा ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। वो बोली जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो क्या बनेगा, वो भाषा बन जाएगी। यानी बोली विकसित होकर क्या बनती है, भाषा बन जाती है। तो ये यहाँ पर बोली के बारे में बताया है कि अनेक उपबोलियों का समूह क्या है, बोली है। ये आप ध्यान में रखेंगे। और कोई भी जो भाषा है मुख्यतः उस भाषा में अनेक बोलियाँ होती हैं, इसे विभाषा या उपभाषा भी कहते हैं। इसके बाद है मूल भाषा। देखिए मूल यानी जड़, सभी भाषाओं की कहीं ना कहीं जड़ जुड़ी रहती है। तो यहाँ मूल भाषा क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। भौगोलिक ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर विश्व की सभी भाषाओं का आधार मूल भाषा होती है। यानी विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं उन सब का कोई ना कोई मूल भाषा उसका आधार है। आधार भाषा से ही धीरे धीरे उसका विकास हुआ है। जैसे भारोपीय भाषा परिवार आपने नाम सुना होगा। इस भारोपीय भाषा परिवार में भारतीय और यूरोपीय भाषाओं का समूह है। यानी भारतीय और यूरोपीय भाषाओं की मूल भाषा कौन सी है, भारोपीय भाषा परिवार। यहीं से भारत की भाषा, चाहे वो संस्कृत है, तेलुगु है, तमिल है, कन्नड़ है, यानी भारत की भाषाएं विकसित हुई। और यहीं इसी भारोपीय भाषा परिवार में यूरोपीय भाषाओं की जड़ें भी जमी हुई है। तो इस तरह से सभी भाषाओं की मूल भाषा अवश्य होती है, जहाँ से धीरे धीरे उस भाषा का विकास होता है। उसके बाद है मानक भाषा। देखिए मानक भाषा, भाषा का वह रूप जिसका प्रयोग शिक्षा के लिए, शासन के लिए, साहित्य सृजन के लिए या संचार माध्यमों के लिए किया जाता है, उसे मानक भाषा कहा जाता है। ये शुद्ध बनी रहे, यानी शुद्धता की कसौटी पर कसा जाता है और उसके लिए व्याकरण को आधार बनाया जाता है। यानी व्याकरण की दृष्टि से ये शुद्ध भाषा होती है, मान्यता प्राप्त होती है और यहाँ पर प्रत्येक शब्द का एक ही अर्थ निकलता है। विस्तृत क्षेत्रों में विचारों के आदान प्रदान के लिए भी इसको मुख्य भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अलग अलग क्षेत्रों में जब हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो हमें किसी एक ऐसी भाषा की आवश्यकता होती है जो एक निश्चित अर्थ प्रदान करे। तो उसके लिए कौन सी भाषा उपयुक्त है, मानक भाषा का प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, चाहे वो शासन का क्षेत्र है। क्योंकि देखिए मान लीजिए अब शासन की अगर हम बात करें तो सभी के लिए नियम एक हैं, समान कानून है। तो वो समान कानून कब होंगे, जब हम उनके लिए एक जिस शब्द का हम प्रयोग करेंगे उस शब्द का अर्थ उत्तर भारत के लोग भी समान समझे, दक्षिणी भारत के, पूर्वी पश्चिमी भारत के लोग भी उस शब्द का अर्थ समान समझे। यानी वो शब्द से वो शब्द मान्यता प्राप्त है और उससे अर्थ भी एक ही निकलता है। यानी संपूर्ण क्षेत्र या संपूर्ण जहाँ की वो भाषा है वहाँ के लोग उसका एक ही अर्थ समझे। वहाँ पर अर्थभेद भी नहीं होता, जिससे कि शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जाए। यही चीज़ साहित्य में भी है और संचार में भी इसी बात को ध्यान में रखा जाता है। संचार का मतलब क्या होता है, अपने विचारों को पहुंचाना या संपूर्ण संसार में, या जैसे कि संचार क्या है, टीवी है, रेडियो है, ये सब क्या है, संचार के माध्यम है, मोबाइल है। तो इसमें जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी भाषा होगी, वो मानक भाषा होगी। यानी जिस भाषा के शब्दों का एक ही अर्थ हो और एक तरीके से सुव्यवस्थित रूप से जिसका प्रयोग किया जाए वो कौन सी भाषा है, वो मानक भाषा है। इसमें विशेष क्या है कि ये व्याकरण पर आधारित होता है। इसके बाद है राजभाषा। राजभाषा की अगर बात करें तो यह राजकीय कार्य की भाषा होती है, यानी राज्य के कार्य की भाषा। इस भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से शासन के लिए किया जाता है, विधान के लिए किया जाता है, न्यायपालिका और कार्यपालिका में किया जाता है। यानी किसी एक राज्य की, जैसे हरियाणा है उसमें हमारी भाषा क्या है, उसमें हमारी भाषा मुख्य तौर पर हिंदी है, या हम द्वितीय भाषा का अगर प्रयोग करते हैं तो वो कौन सी है, अंग्रेज़ी है। इसी प्रकार से पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब की राजभाषा क्या है, पंजाबी है। देखिए भारत में द्विभाषा जो प्रणाली है वो लागू है। किसी भी राज्य की एक मुख्य भाषा नहीं है, उसके साथ साथ दो भाषाएं, यानी एक तो वहाँ की स्थानीय भाषा जिसका प्रयोग किया जाता है और दूसरी जो
अन्य दूसरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्थानीय भाषा हरियाणा की हिंदी है, लेकिन मुख्य भाषा कौन सी है? अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाता है जो कार्यालयीय भाषा है। इसी प्रकार पंजाब की अगर बात करें तो यह पंजाबी भाषा है और दूसरी भाषा कौन सी है? अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाता है या हिंदी का प्रयोग किया जाता है। यानी भारत में जो राजभाषा है उसकी स्थिति दो प्रकार की है। एक तो वो भाषा जो कौन सी है? केंद्रीय राजभाषा, जिसको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, और दूसरी कौन सी है? जो राज्यों की राजभाषा है, राज्यों की राजभाषा। देखिए संविधान में जिस भाषा का हम प्रयोग करते हैं, केंद्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं, वो हम यहाँ पर अंग्रेज़ी का करते हैं, हिंदी का हम अभी भी नहीं कर रहे। और राज्यों की भाषा जैसे हरियाणा की हिंदी है, पंजाब की पंजाबी है और गुजरात की गुजराती है, बंगाल की बंगाली है। उसी प्रकार प्रत्येक जो राज्य हैं उनकी एक मुख्य भाषा है और दूसरी उस राज्य की भाषा है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रभाषा की। देखिए वह भाषा जिसको किसी देश की जनता समझती हो और जिसका अस्तित्व सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। यानी किसी एक देश की जनता, जैसे कि हम भारत की अगर बात करें तो भारत देश की जो जनता है वो उस भाषा को समझती है। तो क्या है कि हमारी एक ऐसी भाषा जिसे सभी समझते हैं। कौन सी भाषा को समझते हैं? मुख्य तौर पर हम ये मान लेते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन ऐसा नहीं है। माना कि हिंदी के माध्यम से हम हमारी संस्कृति का विकास कर रहे हैं, हमारे समाज में जो नैतिक मूल्य है उनका विकास हम हिंदी के माध्यम से कर पा रहे हैं, लेकिन अभी भी आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हिंदी को नहीं दिया गया है। आज भी हमारे दक्षिणी भारत में और उत्तरी भारत में ये मतभेद जारी है। दक्षिणी और पूर्वी भारत के जो लोग हैं वो हिंदी को विशेष महत्व ना देकर अपनी स्थानीय भाषाओं का प्रयोग वो करना चाहते हैं जो उनकी राजकीय भाषा है। हमारे संविधान में भी कहीं ऐसा नहीं लिखा गया कि भारत देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। लेकिन जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, ये सभी जो देश है यहाँ पर जो उनकी स्थानीय बोली थी उसी को भाषा मानकर उसी में परिवर्तन करके उसको भाषा माना और उसी को देश की राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। तो लेकिन भारत में जब अंग्रेज़ आए और अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत आज़ाद हुआ, उसके पश्चात भी ऐसे कोई प्रयास नहीं किए गए कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए। मुख्य तौर पर आपको ये ध्यान देना है कि किसी भी देश में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिस मुख्य भाषा का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो सामाजिक विचार हैं, चाहे वो सांस्कृतिक विचार हैं, यानी संपूर्ण देश में जिस कार्य के लिए एक मुख्य भाषा का प्रयोग किया जाता है वो उस राष्ट्र की राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। भारत की मूलतः राष्ट्रीय भाषा का दर्जा अभी तक किसी को नहीं है, हिंदी को भी नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि विश्व एकीकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो रहा है। आज के समय में सारा देश एक मोबाइल, सारा जो विश्व है वो एक मोबाइल की स्क्रीन पर आ गया है। ऐसे में हमें एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसके माध्यम से हम दूसरे देशों से विचार विमर्श कर सकें, अपने भावों का आदान प्रदान कर सकें, अपने विचारों का संप्रेषण कर सकें और अपना जो व्यापारिक स्थिति है उसको सुदृढ़ बना सकें। अर्थात अपने आप को विश्व में स्थापित करने के लिए हमें दूसरों देशों के साथ अनेक प्रकार के समझौते करने होते हैं, अनेक प्रकार के लेन देन करने होते हैं, चाहे वो व्यापार का क्षेत्र है, प्रशासन का क्षेत्र है या अन्य अनेक ऐसे क्षेत्र हैं। तो इसीलिए एक देश को दूसरे देश से जुड़ने के लिए एक ऐसी भाषा की आवश्यकता है जिसके माध्यम से विचारों का आदान प्रदान किया जा सके। वह भाषा जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की सीमा में पहुंच जाती है, यानी एक राष्ट्र की सीमा से दूसरे राष्ट्र की सीमा में जब वो पहुंच जाएगी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाएगी। तो वह अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप धारण कर लेती है। जैसे कि अंग्रेज़ी, अंग्रेज़ भारत में आए, अपने साथ अपनी भाषा लेकर आए और हमने उनसे अंग्रेज़ी सीखी और आज हम उसी अंग्रेज़ी को अपने कामकाज की भाषा बना चुके हैं। हम इसी अंग्रेज़ी को जब जानते हैं तब हम चाइना भी जाएंगे तो हम अंग्रेज़ी बोल पाएंगे,
फ्रांस जाएंगे तो हम अंग्रेज़ी में बात करेंगे, अगर किसी अन्य देश में जाएंगे तो हम अंग्रेज़ी के माध्यम से वहाँ पर बात करके अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार चाइनीज़ जो भाषा है वो भी काफ़ी विकसित भाषा है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जाती है। हिंदी का मुख्यतः देखें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान है, विश्व में हिंदी का तीसरा स्थान है, यानी इसका प्रयोग भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा मुख्यतः वो भाषा होती है जिसके माध्यम से हम अपने राष्ट्र की सीमाओं से बाहर भी जो विचारों का संप्रेषण है वो कर सकते हैं, विचारों का आदान प्रदान हम कर सकते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहेंगे। तो ये आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक था, भाषाओं के विविध रूप। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे बहुत अच्छे से समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।